मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, बाह्य भ्रूणी कला कहिए या भ्रूणबाह्य कला कहिए। आपने देखा था उसमें 4 कला थे, 4 मेम्ब्रेन्स था। कौन कौन? कोरियन, एमनियन, एलेंट्राइस और यॉर्क सैक। आज का जो टॉपिक है बेटा, ये प्रोसेस के मामले में हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फिर और जो सबसे लास्ट सेशन होगा हमारा, वो होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी व्याधियां होंगे, बीमारियां होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ, जिसको आप प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। और ठीक इसके बाद हम लोग देखेंगे लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रवण देखेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम लोग। पार्चुरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बेटे, इसको आपको समझने की ज़रूरत है ना। आइए समझते हैं। पहले देखते हैं कि आखिर पार्चुरेशन या शिशु जन्म कहते किसको है। तो आइए समझते हैं किसको कहते हैं भाई, है ना। पूर्ण विकसित भ्रूण या शिशु का माता के गर्भाशय से जनन नाल, जिसको ग्रीवानाल बोले थे, के द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं। यानी पूर्ण विकसित आपने कैसे बोला, क्यों बोला बेटा पूर्ण विकसित? क्योंकि आप जानते हैं कि अब ये जो फीटस है इसने अपना पूरा जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट कर लिया, मतलब 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आप इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस, मतलब या तो थोड़ा ज़्यादा या तो थोड़ा कम, 280 दिन हो जाता है। ओके, 280 दिन प्लस माइनस मैंने लिखा है, थोड़ा 2-3 दिन प्लस भी हो सकता है, 2-3 दिन माइनस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फीटस कंप्लीटली डेवलप हुआ कि नहीं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। वो क्या कि पार्चुरेशन जो है एक न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस है, मतलब इसमें ब्रेन यानी नर्वस तंत्रिका तंत्र भी इन्वॉल्व होता है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी इन्वॉल्व होता है। यानी हार्मोन पे डिपेंडेंट है ये भी सारा, ये भी हार्मोन पे डिपेंडेंट है। और जो लैक्टेशन पढ़ेंगे अगला टॉपिक, वो भी हार्मोन पे ही डिपेंडेंट है। तो आपको जो है 3 हार्मोन और याद करना पड़ेगा, जितने ओवेरियन हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन आपने पढ़ लिया। अब लास्ट हार्मोन है, बस खत्म। अब यहाँ और कोई हार्मोन नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि है। ये क्रियाविधि है कौन? पार्चुरेशन। मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन मेथड या प्रोसेस। यानी पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जी जिसमें नर्वस सिस्टम यानी जिसमें तंत्रिका तंत्र भी इन्वॉल्व होगा और ग्लैंड भी इन्वॉल्व होगा। जैसे न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र हो गया, ब्रेन में हो गया, यानी ब्रेन इन्वॉल्व है। और इंडोक्राइन मतलब यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व है, जिसको आप पीयूष ग्रंथि बोलते हो। इसीलिए इसको तंत्री
अंतःस्रावी, यानी जो हार्मोन स्रावित करता है उस ग्रंथि को हम अंतःस्रावी ग्रंथि ही तो कहते हैं भाई। इसीलिए पार्चुरेशन एक तंत्री अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा बेटे कि पार्चुरेशन तब ही होता है जब फीटस यानी पूर्ण विकसित फीटस एक सिग्नल देता है मम्मा को, है ना। पूर्ण विकसित जो फीटस है वो सिग्नल देता है मम्मा को हार्मोन स्रावित करके, संदेश देता है। तो उस संदेश को कहते हैं हम, समझिएगा, उस संदेश को हम कहते हैं यूटराइन या फीटल इजेक्शन फैक्टर, है ना, या आप इसको कह सकते हैं गर्भ उत्क्षेपण कारक। ये कारक कौन है? ये कारक कौन है? हार्मोन होते हैं। और ये हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो दो, कौन कौन? एक फीटस, यानी जब फीटस वो हार्मोन स्रावित कर देगा मम्मा के ब्लड में, तो ये श्योर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन कि ओ अब सिग्नल आ चुका है, फीटस पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और बाहर आने के लिए तैयार है, जन्म लेने के लिए तैयार है। तो फीटस करेगा और प्लेसेंटा करेगा, दोनों मिल करके केमिकल प्रोड्यूस करेगा और उस केमिकल को हमने क्या बोला? फीटल इजेक्शन फैक्टर या गर्भ उत्क्षेपण कारक। समझ में आया? ये बात आपको याद रखना है। ये सिग्नल है, किस तरह का सिग्नल है? केमिकल सिग्नल है। कौन देता है? फीटस। फीटस जब ये सिग्नल दे देता है मम्मा के ब्लड में हार्मोन के रूप में, तो मम्मा का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वो हरकत में, एक्शन में आ जाता है। यानी वो ये जान लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड कि अब फीटस पूर्ण रूप से विकसित है और अब इसका पार्चुरेशन हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा, अब देख क्या होता है बेटा। अब इसको पहले मैं एरो से समझाता हूं आपको, तब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आइए तो समझते हैं एक बार कि पूरा प्रक्रिया होता कैसे है। आइए, तो सबसे पहले फीटस और प्लेसेंटा के द्वारा क्या निकला बेटा? जिसको आपने कहा फीटल इजेक्शन फैक्टर, गर्भ उत्क्षेपण कारक, जो कि केमिकल होता है। अच्छा, ये जैसे ही मम्मा के ब्लड में आ जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही आएगा, तो मम्मा का जो यूटरस है वो संकुचन शुरू हो जाएगा उसमें। उसको बोलते हैं माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हल्का गर्भाशय संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही हल्का गर्भाशय संकुचन स्टार्ट होगा, ये प्रेरित कर देगा ब्रेन को, और ब्रेन के किस ग्लैंड को? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा या उद्दीपन करेगा या प्रेरित करेगा। कौन? यही संकुचन, माता के गर्भाशय के संकुचन को क्या कर देगा? माता के पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपित कर देगा कि भैया अब एक हार्मोन है, उसको स्रावित करिए। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एक हार्मोन स्रावित करेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये आपके लिए, भयंकर इंपॉर्टेंट, पूछ चुका है, पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यही बर्थ कराता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ना, तो क्या होगा पता है? क्या होगा पता है क्या? अच्छा,
मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और यहाँ से आया है, थोड़ा पीछे चलता हूँ। देख, फीटस जब फुल्ली डेवलप्ड हो गया, इसने सिग्नल दिया, किस रूप में दिया? केमिकल के रूप में दिया, हार्मोन के रूप में दिया। जैसे ही सिग्नल दिया, जो माता का जो गर्भाशय संकुचन शुरू हो गया, इसको जो संकुचन शुरू हुआ हल्का वाला, इसको बेटा एक और नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, क्या? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड और नीट दोनों में आ चुका है। इसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, ये आ चुका है। प्लीज याद रखिएगा इसको, है ना। जब गर्भाशय में हल्का संकुचन हुआ, इसको बोलते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। इस प्रतिवर्त ने मम्मा के पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपित कर दिया, क्या स्रावित करने के लिए? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ये है कि डॉक्टर प्रसव को करवाने के लिए किस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इंजेक्शन देते हैं? तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। देख, कई बार क्या होता है कि जब गर्भकाल पूरा भी हो जाता है ना, तो कई मादाओं में देखा गया है कि लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होता है। प्रसव पीड़ा क्या है भी बताता हूं मैं आपको, नहीं होता है। तो उसको कृत्रिम रूप से करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तब जाकर के उस माता में प्रसव पीड़ा शुरुआत होता है और शिशु जन्म होता है ना। तो अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड ना, जोरदार गर्भाशय संकुचन होगा और उसी को बोलते हैं प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन स्टार्ट होगा बेटा, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग मतलब जोरदार, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां हल्का हुआ था, जिसको रिफ्लेक्स बोला था आपने, यानी ये जोरदार गर्भाशय संकुचन होगा, समझे? और इसी को बोलते हैं लेबर पेन, प्रसव पीड़ा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रसव पीड़ा। इसको 3 भाग में बांटेंगे, अभी आगे बताएंगे आपको। अभी तो केवल एरो से समझा रहा हूं ताकि मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, पूरे प्रोसेस को समझ ले अच्छे से, है ना। अब देखिए, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा ना बेटा, एक और हार्मोन आपको याद है, रिलैक्सिन, जो मैं आपको बताया था कि प्लेसेंटा हेल्प करता है ओवरी को रिलीज करने में। रिलैक्सिन ये क्या करेगा? ग्रीवा को पूरी तरफ फैला देगा, है ना, सॉफ्ट कर देगा वहां के मसल्स को। तो ग्रीवा फैल जाता है ना। ग्रीवा क्या हो जाता है? फैल जाता है। किसके मदद से? रिलैक्सिन की मदद से। सर्विक्स डायलेट हो जाता है, मतलब जो सर्विक्स सकड़ा था वो अब इस हार्मोन की वजह से क्या हो जाएगा? धीरे 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 मुलायम होकर के फैल जाएगा ताकि शिशु आराम से निकल पाए। ओके, तो जैसे ही ग्रीवा फैलेगा क्या हो जाएगा? एक्सपल्सन। एक्सपल्सन मतलब निष्कासन, बेबी निकल जाएगा। और जब बेबी निकल जाएगा तो फिर एक और जोरदार संकुचन होगा, तो जो प्लेसेंटा था वो भी बाहर निकल जाएगा। तो उसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, इसको अपराकला बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया एरो के रूप में। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि लेबर पेन को 3 भाग में बांटा जा, यही चीज है, बस उसको अवस्था में बांट दिया गया है। एक बार फिर से दोहरा ले, आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। जब शिशु अपना पूरा गर्भकाल पूरा करके पूर्ण विकसित हो गया, हर अंगों का निर्माण हो गया, तब फीटस और फीटस का प्लेसेंटा क्या करेगा? एक संदेश देगा। किस रूप में संदेश देगा भाई?
मैसेज देगा केमिकल के रूप में, हार्मोन स्रावित करके। वो हार्मोन जब जाएगा मम्मा के ब्लड में तो मम्मा का थोड़ा सा गर्भाशय का संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। अब इस रिफ्लेक्स क्या करेगा? इस रिफ्लेक्स ने क्या करना है? मम्मा के ब्रेन में, तभी ना आपने इसको तंत्रीय अंतःस्रावी प्रक्रिया विधि बोला, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपित कर देगा, हुर्रा मार देगा। क्या सिक्रेट करने के लिए? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और अगर किसी मादा में प्रसव पीड़ा प्राकृतिक तौर पे प्राकृतिक रूप से शुरू नहीं हुआ, तब डॉक्टर उनको जो है पहले से रेडी होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन वो दिया जाता है। अच्छा, अब ये जब हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो जाएगा तो जोरदार गर्भाशय संकुचन होगा, उसी को बोलते हैं लेबर पेन। और फिर रिलैक्सिन नामक हार्मोन क्या करेगा? ग्रीवा को फैला देगा, और जैसे ही फैलाएगा एक्सपल्सन हो जाएगा बेबी का, और बेबी के एक्सपल्सन के बाद जो अपरा था वो भी बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं कि लेबर पेन को हम कितनी अवस्था में बांटते हैं। आइए तो एक बार प्रसव पीड़ा को हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? सबसे पहला है डायलेशन फेज, सब समझाऊंगा आपको, वैसे तो आप समझ चुके हैं। दूसरा है एक्सपल्सन फेज। तीसरा है आफ्टर बर्थ। ये हो, इसको बोलते हैं विस्फारण अवस्था, इसको बोलते हैं निष्कासन अवस्था, और इसको बोलते हैं अपराकला। अच्छा भाई, जो डायलेशन फेज होता है बेटा, अभी मैंने बताया आपको कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन क्या करेगा कि जो श्रोणि गुहा है, श्रोणि प्रदेश है, उसके पेशी को क्या कर देगा? मुलायम कर देगा, ताकि वो फैल सके। क्योंकि अगर हार्ड पहले की तरह होगा तो बेबी फिर नहीं निकल पाएगा, तो वहाँ भी हार्मोन काम करता है। कौन? रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन क्या करेगा? ग्रीवा को फैला देगा, है ना। इसमें कितना टाइम लगता है? तो 6 से 12 घंटे टाइम लगता है, 6 से 12 घंटे टाइम लगता है। तो इसमें क्या करेगा बेटा? रिलैक्सिन क्या करेगा? श्रोणि, या ऐसे करो ना, ग्रीवा यानी सर्विक्स को फैला देता है ना, फैला देता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट वुमेन में, डिफरेंट 6 से 12 घंटा लगभग इसमें लग जाते हैं। अच्छा, और यहीं पे जो आप एमनियोटिक कैविटी देखे थे, जिसको आपने उल्बकोश बोला था, वो फट जाता है ना, यहीं पे फट जाता है। तो और क्या होता है? उल्बकोश फट जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, फट जाता है। ये हो गया डायलेशन फेज, विस्फारण अवस्था। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेबी का निष्कासन हो जाएगा। अच्छा भाई, निष्कासन बाहर निकल जाएगा। निष्कासन के बाद क्या होगा? जो अम्बिलिकल कॉर्ड था, जिसको आप नाभि रज्जु बोले थे, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु को क्या कर दिया जाएगा बेटे? कट कर दिया जाएगा, है ना। पहले क्या करते हैं कि जो शिशु और नाभि, उसको पहले गांठ लगा लेते हैं और फिर कट कर देते हैं। गांठ इसलिए लगा देते हैं कि कहीं कोई फिर ब्लड का मिक्स ना हो जाए माँ के और उसमें शिशु के ब्लड में। अच्छा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया भैया निष्कासन की अवस्था में। और एक बात आप सुने होंगे कि जैसे ही बेबी जन्म लेता है या लेती है, चिंटू या चिंटी, तो रोते हैं, है ना, रोते हैं। उसको बोलते हैं फर्स्ट क्राई। वो क्यों रोते हैं? क्या उसको कोई मारता है? नहीं भाई,
क्या होता है देखो, अभी तक उसको ऑक्सीजन कौन दे रही थी? मम्मा दे रही थी। जन्म के पहले तक, 1 सेकंड पहले तक कौन ऑक्सीजन दे रही थी? मम्मा प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन दे रही थी ब्लड से, है ना। तो उनका अपना लंग्स जो है प्रॉपर ढंग से काम अभी नहीं कर रहा था। तो जैसे ही बाहर आता है तो पहली बार जो वो सांस लेता है, पूरे लंग्स, फेफड़ा फैल जाते हैं, डर जाता है। तो क्या होता है? लंग्स एक्सपेंड करता है, फेफड़ा पूर्ण रूप से फैल जाता है। अच्छा, क्या क्या होता है? जो रुधिर परिवहन है यानी ब्लड सर्कुलेशन है, वो पूरी तरह वर्क करना शुरू कर जाता है। तो ये जो होता है, इसीलिए वो डर जाता है और उसको बोलते हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, उसको बोला जाता है फर्स्ट क्राई। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोए तभी बच्चा स्वस्थ होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार देखा गया है कि ना भी रोते हैं और बच्चे हेल्दी होते हैं। अभी मैं कोई बीमारी और एबनॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका टॉपिक अलग होगा। अच्छा, अब आफ्टर बर्थ, बेटे मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छा, एक्सपल्सन में 10 मिनट से लेकर के कई घंटे तक लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। आफ्टर बर्थ यानी बच्चे के जन्म के लगभग 20 से 30 मिनट बाद जो अपरा है वो बाहर धकेल दिया जाता है। किसके द्वारा? गर्भाशय संकुचन के द्वारा बाहर धकेल दिया जाता है, या यूं कहिए बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ना। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सिजेरियन सेक्शन क्या है। आप सुने होंगे सिजेरियन सेक्शन, है ना। आइए थोड़ा सा वो भी बताते हैं आपको। तो कितने फेज हो गए बेटा? डायलेशन फेज, एक्सपल्सन फेज, आफ्टर बर्थ। ये तीनों हो जाएगा, काम खत्म, पार्चुरेशन हो गया, है ना। अच्छा, एक बात बोलें, याद रखेंगे? गूंगा की तरह मत बैठो, बोलो हाँ। अच्छा, ये अपरा जब तक अंदर था तो कौन कौन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी कर रहा था ना, थोड़ा थोड़ा, बोलो ना हाँ। तो जब अपरा बाहर निकल गया तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? क्या कहते हो? बाहर निकल गया ना, अब तो माता के शरीर में ये है नहीं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा या बढ़ेगा? अरे बौधा बौधी, घटेगा। और जैसे ही ये घटता है, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन स्रावित हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वही दुग्ध बनाता है। अभी उसको देखेंगे लैक्टेशन में, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं सिजेरियन सेक्शन। आइए, इसको शल्य क्रियात्मक प्रसव बोलते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि किसी वुमन को आपने क्या देखा था कि जो शिशु का पोजीशन होता है वो सर ग्रीवा की तरफ होता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन कई बार फीटस के एक्टिविटी के चलते या माता के एक्टिविटी के चलते वो क्या हो जाता है कि सर ऊपर हो जाता है और पैर नीचे हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर उनका नॉर्मल डिलीवरी, अभी क्या करा था आपने, जो पूरा प्रोसेस था ये नॉर्मल डिलीवरी था, है ना। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब सर्जरी करना पड़ता है। तब क्या किया जाता है, एक नॉर्मल सा कट लगाया जाता है एब्डोमेन पे और वहाँ से फिर बच्चे को निकाला जाता है। तो सर्जरी के द्वारा यानी शल्य क्रिया द्वारा
शिशु के जन्म या निष्कासन को सिजारियन सेक्शन कहते हैं। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सवाल कि सर इसका नाम सिजेरियन क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि दुनिया का पहला आदमी जिसका नाम था जूलियस सीजर इसी सिजेरियन सेक्शन का से हुआ था, इसीलिए नाम पड़ गया सिजेरियन सेक्शन। ओके, चले अब अगला टॉपिक हम देखते हैं लैक्टेशन। पार्चुरेशन टॉपिक हमारा खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं लैक्टेशन। बच्चे का जन्म हो गया है तो उसको पोषण भी तो चाहिए ना, नरिशमेंट भी तो चाहिए ना। तो अब नरिशमेंट कैसे होगा? तो आइए शुरू करते हैं लैक्टेशन। है ना, इसको कई नाम से जानते हैं, स्तनपान कहिए, दुग्ध स्रवण कहिए, दुग्ध स्रावन कहिए, है ना। ये लैक्टेशन जो है ना बेटा, ये डिपेंड करता है सकलिंग स्टिमुलाई। अभी समझाता हूं क्या है सकलिंग स्टिमुलस। इसको कहते हैं स्तनपान उद्दीपन, यानी यह भी तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि है। तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि है। कैसे? अभी समझाते हैं। देख, सकलिंग मतलब होता है कि जब कोई शिशु निपल पे, माता के निपल पे, यानी जिसको आप स्तनाग्र कहते हैं, वहाँ पे सकलिंग मतलब चूसना कहते हैं, तो माता के ब्रेन में संदेश जाता है कि बेबी को भूख लगी है और दूध पिलाना है। उसी को बोलते हैं उद्दीपन। वो उसी पे जो मिल्क सिक्रीशन है, दुग्ध का स्रावन है, ये इस पे निर्भर करता है कि जो शिशु है उसका डिमांड कितना और कैसा है। अच्छा, क्या होता है इसमें? बाबू मेरा चूंकि अपरा निकल चुका है तो प्रोजेस्टेरॉन, चलो हिंदी में लिख देता हूं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, मतलब कम हो गया है। मैं ऐसे एरो करूं तो कम, ऐसे करूं तो ज़्यादा। जैसे ही ये कम होता है तो कम अमाउंट ये उद्दीपित कर देता है किसको? तो पीयूष ग्रंथि को, माता के पीयूष ग्रंथि को। ठीक, अच्छा, पीयूष ग्रंथि को क्या कर देता है बेटा? उद्दीपित कर देता है, यानी स्टिम्युलेट कर देता है, हुर्रा मार देता है। हुर्रा मार देता है लिख मत देना, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है ना। पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित कर देता है। अच्छा, क्या करने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए? ना 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 ना, एक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, अब प्रोलैक्टिन क्या करता है? कि मैमरी ग्लैंड, जिसको आपने दुग्ध स्रावी ग्रंथि बोला था, उसको स्टिमुलेट कर देता है ना। उसको बोलता है प्रोलैक्टिन जियो से फोन करके कि ए मैमरी ग्लैंड कहाँ हो? बोला हाँ सर, अब हम रेडी हैं। मैमरी ग्लैंड ऐसा करो कि अब तुम मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, बेबी का जन्म हो चुका है। और दुग्ध स्रावन की प्रक्रिया बेबी के जन्म के यानी पार्चुरेशन के 48 घंटे बाद स्टार्ट हो जाता है। ओके, 24 से 48 घंटे ये माता के पहले के खान पान पे निर्भर करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा बेटा? दुग्ध स्रावी ग्रंथि को स्टिमुलेट कर देगा। क्या करने के लिए? दुग्ध स्रावन के लिए, है ना। यानी दुग्ध स्रावन, दुग्ध जो है उत्पादन हो गया कहाँ? मैमरी ग्लैंड में।
मैमरी ग्लैंड तो हम पढ़ चुके हैं आपको, जिसको आप फिर ये दुग्ध कहाँ आ जाएगा, दुग्ध कुपिका में आ जाएगा, जिसको आपने एल्वियोलाई बोला था, कुपिका में आ जाएगा, यहाँ स्टोर रहेगा। अब आप समझ गए कि दुग्ध का स्रावन तो हो गया, लेकिन अभी बाहर नहीं आया है। अभी जो स्तनाग्र है उससे बाहर बेबी के माउथ में नहीं आया है, अभी सिर्फ मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं मिल्क सिक्रीशन, दुग्ध स्रावन। दूध रेडी है लेकिन अभी वो बाहर नहीं आया है, तो अब बाहर कैसे आएगा वो देखिए। तो बेटा एक बार फिर से दोहरा लें, फिर बाहर निकलवाएंगे। क्या जो अपरा जब निकल गया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, लेवल कम हो गया। इस कम लेवल ने माता के ब्रेन में उपस्थित पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित कर दिया। क्या करने के लिए? प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन को स्रावित करने के लिए। अच्छा, जैसे ही प्रोलैक्टिन सिक्रीट हुआ, स्रावित हुआ, उसने माता के दुग्ध स्रावी ग्रंथि को उद्दीपित कर दिया। क्या करने के लिए? मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, दुग्ध को स्रावित करने के लिए। और वो जमा कहाँ हो गया? एल्वियोलाई में, दुग्ध कुपिका में, एल्वियोलाई में जमा हो गया। इस प्रोसेस को तो आपने बोला मिल्क सिक्रीशन, यानी दुग्ध स्रावन, लेकिन अभी दुग्ध निष्कासन नहीं हुआ है। वो देखते हैं। अब ये समझ आ गया आपको? अब देखते हैं दुग्ध निकलता कैसे है। अब देखिए, जैसे ही जो बेबी है यानी शिशु है, ये सकल करेगा, सकल मतलब अभी समझाया, स्तनपान करेगा, तो ये भावनात्मक संदेश, इमोशनल मैसेज, संदेश माता के ब्रेन में पहुंचता है ना, माता के मस्तिष्क में पहुंचता है। अब जैसे ही ये मैसेज पहुंच जाएगा माता के, साबित करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। बस लास्ट हार्मोन है कौन? ऑक्सीटोसिन, वही जिसको आप बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और ये दुग्ध को निकालता भी है। बहुत काम है ऑक्सीटोसिन का। तो अब क्या करेगा? तो ऑक्सीटोसिन एल्वियोलाई को संकुचित करेगा, है ना। ये क्या करेगा? एल्वियोलाई को या में संकुचन करवाएगा, में संकुचन करवाएगा। तो जिसमें दुग्ध तो स्टोर था उसमें संकुचन करवाएगा, तो दुग्ध तो निकल ही जाएगा ना, बेबी के माउथ में चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मिल्क बेबी के माउथ में चला जाएगा। समझ आया? तो इसको आपने बोला क्या? मिल्क इजेक्शन, यानी दुग्ध निष्कासन। अब हिंदी क्या लिखूंगा जानते ही हो, दुग्ध निष्कासन, मिल्क इजेक्शन, बेबी के माउथ में आ गया है। आइए अब थोड़ा सा इसके मिल्क की बात करते हैं कि मिल्क में आखिर क्या क्या होता है। बेटे मिल्क में बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो मैं एक बात लिख दूंगा आपके लिए, वो क्या? मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, सर्वोत्तम आहार होता है। क्यों होता है? अब देखिए, मां के मिल्क, अच्छा पहले मैं क्या होता है वो अभी बताता हूं। सबसे पहला, जो पहले और दूसरे दिन का दुग्ध होता है ना बेटे, वो गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, और इसको हम इंग्लिश में फर्स्ट मिल्क कह सकते हैं, है ना। या इसको हम हिंदी में कई नाम से जानते हैं। या तो हम इसको खीस कह दें, या तो हम इसको प्रथम स्तन्य कह दें,
है ना, प्रथम स्तन्य कह दें, या इसको हम नवदुग्ध कह दें, नवदुग्ध कह दें। ये बहुत जरूरी होता है बच्चों को ये पीना। क्यों? इसलिए बेटा, क्योंकि इस दुग्ध में पानी होता है, यानी वाटर होता है, लैक्टोज शर्करा होता है, लैक्टोज शर्करा होता है ना। उसके बाद प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है ना, खनिज लवण होता है, और प्रोटीन मतलब पूर्ण आहार होता है, यानी बच्चे को पोषण देने के लिए इससे अच्छा आहार, यानी मां का दुग्ध से अच्छा आहार हो ही नहीं सकता है ना। ये बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा, एक जो माँ होती हैं जो दुग्ध पिलाती हैं, वो पूरे 24 घंटे में 1 से 2 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अपने बच्चे को वो पिला सकती हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पार्चुरेशन और लैक्टेशन दोनों ही प्रोसेस को आप भली भांति समझ गए होंगे, है ना। जो अगला सेशन होगा बेटा हमारा, वो होगा डिसऑर्डर्स, व्याधियाँ या रोग जिसको बोलते हैं आप। ओके, थैंक यू।